Good morning, students. Today's is our topic is selection and sowing of seed. First step of agriculture activities was preparation of soil. Okay. After the preparation the soil, the next step is seed sowing. But before the sowing, the farmer should select the good quality seed to ensure maximum gain production and avoid wastage. मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, इसके लिए हमको सीड ऑफ सोइंग से पहले सीड का सिलेक्शन करना इम्पोर्टेंट होता है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ सीड सिलेक्शन इज अ सीड शुड बी वेरिएबल विथ हाई परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन. कि जो जर्मिनेशन होता है यानी सीड का जब हम सोइंग करते हैं और उसके बाद छोटी छोटी जो बेड्स है, छोटी छोटी जो पत्तियां हैं वो ज़मीन से बाहर निकलती है, बीड्स जो निकलती है ना, छोटी छोटी पत्तियां, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन होना. तो जर्मिनेशन पीरियड जो है वो बहुत कम होना चाहिए, यानी कि परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, टाइम पीरियड कम होना चाहिए. सेकेंड इज हाई यील्ड वेराइटीज़ फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट्स शुड बी सेलेक्टेड. कि जो सीड आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें इंसेक्ट और पेस्ट के रेफरेंस में उनकी जो सिलेक्शन पावर है वो ज़्यादा होना चाहिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट और इंसेक्ट के लिए मिनिमम हार्मफुल हो, कम से कम हार्मफुल हो, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए इंसेक्ट और पेस्ट उस सीड को. नंबर थर्ड पॉइंट इज द सीड शुड बी ट्रीटेड विथ फंगीसाइड बिफोर सोइंग. कि सीड को हम सोइंग करते हैं उससे पहले उसको ट्रीट कर देना चाहिए फंगीसाइड के साथ, ताकि उसे फंगाई नहीं लगे. The following points should be kept in mind by the farmer while sowing seeds. जब सीड की सोइंग करता है कोई फार्मर तो उसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसे पता होने चाहिए जब सीड का वो सिलेक्शन करता है तब. फर्स्ट पॉइंट इज द राइट डिस्टेंस. इसे आप अंडरलाइन करेंगे, राइट डिस्टेंस इन बिटवीन सीड. कि आप जो सीड की सोइंग करोगे तो उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए. अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रखते हो या टू क्लोज रखते हो या फिर बहुत फार अपार्ट रखते हो, बहुत ज़्यादा दूर रखते हो, तो क्या होता है कि जो वाटर है, सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सनलाइट जो है और एयर जो है, इनका सुफिशेंट प्रोवाइडिंग जो है वो नहीं हो पाती है, सुफिशेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता है और कंपटीशन होता है. अगर आप बहुत पास में सीड की सोइंग करते हो तो उन दोनों सीड्स के बीच में, उन दोनों प्लांट्स के बीच में वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट और एयर का कंपटीशन होता है और सफिशिएंट अमाउंट जो है वो नहीं मिल पाती है. तो सीड शुड बी सोन एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. सीड सो टू close to each other will get sufficient water and nutrients from the soil. They will also have competition for sunlight and air. Okay. एंड सेकेंड पॉइंट जिसे आप अंडरलाइन करेंगे, डिस्टेंस जो है उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है हमारा राइट डेप्थ का आता है. कि जो डेप्थ है ना, गहराई जो है सीड की, वो राइट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में सीड की सोइंग करते हो तो उसे एयर नहीं मिल पाती है, उसे सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो वो ग्रोथ कैसे करेगा. और अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं रखकर बहुत कम डेप्थ रखते हो, यानी सब ज़मीन के ऊपर ही सीड को डाल दिया, तो उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, उसे वाटर नहीं मिल पाएगा. तो फुलफिल सप्लाई हो वाटर की, सनलाइट की, एयर की, न्यूट्रिएंट्स की, इसके लिए डेप्थ जो है बिल्कुल राइट और एक्यूरेट होनी चाहिए. ओके. सीड की सोइंग जो होती है उसके कुछ टूल्स होते हैं. पहले मैं बुक से आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में आपको कुछ ट्रेडिशनल जो टूल्स होते हैं, उस ड्रिलिंग जो टूल्स होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो के थ्रू. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टूल ऑफ सोइंग सीड इज ए ट्रेडिशनल टूल. और इसमें आप क्या कहेंगे, मैं बता देता हूँ कि जो हमने प्लोविंग पढ़ी थी ना, उस प्लोविंग के जैसा ही एक टूल होता है जो एक फार्मर उस प्लोविंग को एक सीड के थ्रू पकड़ के चलता है. उसके ऊपर 2-3 पाइप के थ्रू एक फनल लगा होता है और उस फनल में सीड जो है वो डाले जाते हैं और वो सीड उस फनल में पाइप से होते हुए सोइल में चले जाते हैं. अभी एक वीडियो बताऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा. पेज नंबर 13 पर आप देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग जो है वो कैसा होता है, उसका फर्स्ट डायग्राम बनाया हुआ है. ओके. इट इज़ द फनल शेप्ड टूल अटैच टू प्लो. सीड आर फिल्ड इन फनल एंड पास थ्रू 2 or 3 पाइप piercing the soil and placing the seed in soil. सेकेंड टॉपिक जो है
टूल्स जो है सोइंग ऑफ सीड का वो है सीड ड्रिल। A seed drill consists of the set of vertical tubes। कुछ वर्टिकल ट्यूब्स होती है जो इसके टॉप पर जो है फनल लगे हुए होते हैं, उस फनल से सीड डाले जाते हैं और वो फनल सीड्स जो है वो फनल के थ्रू पाइपलाइन के थ्रू होते हुए वर्टिकल ट्यूब्स के थ्रू होते हुए प्लोइंग में से ज़मीन में चले जाते हैं, सॉयल में चले जाते हैं और उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, प्रॉपर डेप्थ पर डाले जाते हैं। और नंबर जो थर्ड जो है वो होता है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर का मतलब जो होता है आप अपने हाथों से, जो फार्मर होता है वो अपने हाथों से या फिर किसी मैकेनिकल जो टेक्निक्स है उसके थ्रू जो सीड्स की स्प्रेड करता है, रेंडमली फेंकता है बीजों को एग्रीकल्चर फील्ड में, उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टर। ये 3 टूल्स होते हैं और इन 3 टूल्स के अकॉर्डिंग 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो है वो मेथड ऑफ सोइंग इज अ ब्रॉडकास्टिंग। इसे आप अंडरलाइन करेंगे, व्हाट इज द ब्रॉडकास्टिंग? स्केटिंग ऑफ सीड रैंडमली इन द फील्ड इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। ओके, इट कैन बी डन बाय हैंड और by using mechanical broadcaster। and second is a very important of seed drawing, and ये सबसे एडवांटेज टेक्निक्स होती हैं। by seed drill seed are sown uniformly at proper distance and proper depth। this help the plant of obtain proper nutrition, protect seed from birds and save time and labor। कितना एडवांटेज है कि जो आप सीड की सोइंग करते हो उसके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन्स रहती है, प्रॉपर डेप्थ मेंटेन्स रहती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर उसकी सीड की जो सेविंग होती है किसी बर्ड्स के थ्रू, किसी एनिमल के थ्रू, वो भी अच्छे से होती है, उसका जो प्रोटेक्शन जो होता है वो अच्छे से होता है और टाइमिंग जो है, टाइम कंज्यूमिंग जो वो बहुत कम होती है। ट्रेडिशनल मेथड जो वो कैसे वर्क करता है, इस ट्रेडिशनल मेथड में ये जो फार्मर है इसने इस फनल में बीज डाल रहा है, ये बीज इस फनल के थ्रू इन 2-3 पाइप के थ्रू ये यहाँ जो प्लो लगे हुए हैं ना, आयरन प्लो जो जमीन में लगे हुए हैं, उनके थ्रू ये सोयल में ये बीज जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड सेकंड जो हमारा सीड ड्रिलिंग जो होती है वो इस ड्रिलिंग मशीन जो होती है वो इस तरह की होती है, जहाँ ऊपर एक स्टोरेज बॉक्स होता है, इसमें बीज होते हैं। ये बीज एक फनल और वर्टिकल पाइप के थ्रू प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ के थ्रू सोइल के की जो अंदर जाते हैं और सीड की जो सोइंग होती है। नंबर थर्ड मेथड इज ट्रांसप्लांटेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जैसे पैडी होता है, एक राइस होता है, चावल। ये जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नहीं सोए किए जाते, डायरेक्ट नहीं उगाए जाते हैं, इनको पहले नर्सरी फार्म के अंदर उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है सीडिंग स्टेज तक, और जब इसमें जर्मिनेशन हो जाता है और इसमें बेड्स बन जाते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स बेड्स बन जाते हैं, छोटी लीव्स निकल जाती है, फर्स्ट लीव्स है ना, तब इनको उस नर्सरी से हटाकर इनको एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है थ्रू द हैंड। और इसका एक डायग्राम आपको मिलेगा पेज नंबर 13 पर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडिंग ऑफ पैडी। नंबर 4th डायग्राम जो है, इसमें 2 जो पीपल है वो पैडी को नर्सरी से लेकर आए हैं और एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसप्लांटेशन होता है। ट्रांसप्लांटेशन पे एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको आगे पूछा जाएगा कि किस प्लांट का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, तो राइस का किया जा सकता है, पैडी का किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 इज इरिगेशन। तो इरिगेशन की डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करेंगे कि व्हाट इज द इरिगेशन। इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल, इट नोन इरिगेशन। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक या 2 में बता देता हूँ। जैसे क्रॉप टू क्रॉप की बात करते हैं, एक हमारे पास राइस है और एक हमारे पास माइज है। राइस यानी चावल जो पानी के अंदर उगता है, और दूसरा जो माइज जिसको पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, कम नीड होती है मक्के को। तो आप जब इरिगेशन की बात करते हो कि क्रॉप टू क्रॉप मीन्स कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिसको इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और कुछ ऐसी होती है जिनको वाटर सप्लाई या इरिगेशन बहुत कम चाहिए होता है। सॉइल टू सॉइल की बात करें तो कुछ सॉइल जो होती हैं, जैसे जो क्ले होती है, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत
ज़्यादा होती है। तो जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर की सप्लाई जो है वो कम करनी पड़ेगी। और कुछ जो सॉइल है वो ऐसी होती है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है इसका मतलब टाइम जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है इसका मतलब जो सॉइल है उसके अंदर वाटर की कंज्यूमिंग जो है वो भी ज़्यादा होगी। और डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में हम इरिगेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। नंबर थर्ड जो सीजन टू सीजन, जैसे आप विंटर सीजन को ले लो और एक तरफ आप समर सीजन को ले लो। अब आपसे पूछता हूँ मैं कि किस सेशन में किस सीजन में आपको वाटर इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होता है, विंटर में या समर में? समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो बहुत कम होती है, वाटर इवोपरेट भी होता है समर सीजन में। तो समर सीजन जो होता है वहाँ पर आपको इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है। और विंटर में इवोपेशन कम होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो सम ऑफ द ये आप पढ़ेंगे, सम ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर्ड मोर वाटर लाइक राइस रिक्वायर्ड स्टैंडिंग वाटर वेयर एज द अदर रिक्वायर्ड लेस। राइस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है और कुछ क्रॉप्स जैसी होती है इनको लेस अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल की हमने बात की थी, कुछ सॉइल लोमी होती है। तो ये जो लोमी सॉइल होती है ना इनको लेस वाटर रिक्वायरमेंट होती है और गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन जो क्ले होती है वो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और हम एक सीजन की बात की थी हमने, सीजन टू सीजन। जैसे यहाँ विंटर सीजन और समर सीजन का कंपैरिजन किया जा रहा है तो समर सीजन में जो होती है देयरफॉर द वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द समर एट कंपेयर टू विंटर, जो मैंने बताया वो आपको पढ़ना है इसे। ओके, इरिगेशन के बाद नेक्स्ट जो हम चलते हैं, वाई डू प्लांट नीड वाटर, कि वाटर की क्या रिक्वायरमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है किसी प्लांट के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, फर्स्ट पॉइंट इज द फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट एंड सीड ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के जो सीड फ्लावर और फ्रूट्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ हो इसके लिए हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उन प्लांट को। नंबर सेकंड जो है वो है रूट अब्जॉर्ब मिनरल एंड फर्टिलाइजर डिजोल्व इन वाटर, कि जो सोयल के अंदर फर्टिलाइजर और मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होते हैं और जो क्रॉप्स की रूट होती है उस रूट के थ्रू ये अब्जॉर्ब किए जाते हैं। नंबर थर्ड इज सीड जर्मिनेशन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की नीड होती है। नंबर फोर्थ पॉइंट इज वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हॉट एयर करंट, जो गर्म हवाएं होती है, तेज लपटें होती है, जो लू चलती है ना ग्रीष्म समर सीजन में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर लास्ट पॉइंट इज 5 इज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट बॉडी यूजिंग वाटर एज अ मीडियम, कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट बॉडी में, लीव्स हो गई, स्टेम हो गया, वहां तक ये जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? वाटर मीडियम के थ्रू जाते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं कि हम इरिगेशन या वाटर सप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो वाटर सप्लाई के बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे वेल जिसे हम कहते हैं कुआं, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स छोटा तालाब जो तालाब हो गया, रिवर जो हमारी नदी हो गई, डैम और कैनाल जो झरने हो गए, ये सारे वाटर सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ इरिगेशन, की सिंचाई के कौन कौन से साधन है, इरिगेशन हम किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। मोस्टली 2 टाइप के हमारे पास इरिगेशन के मेथड होते हैं। पहला जो है वो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड। फर्स्ट इज ए ट्रेडिशनल मेथड, इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है कि जो ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं ना, एक तो उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, यानी लेस एफिशिएंट होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में लेबरिंग बहुत ज़्यादा होती है, चाहे आप एनिमल्स की बात करो चाहे ह्यूमन की बात करो, उनमें लेबरिंग या हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और ये बहुत चीप मेथड होते हैं। ओके, तो सिंपल कर्ड लेवल system are used in traditional method. This method are cheaper as a cattle or human
labor, but these methods are time consuming and less efficient. Some of the traditional method of irrigation 4 टाइप के दे रखे हैं. फर्स्ट इज अ मोएट. व्हाट इज द मोएट, जिसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं. मोएट का डायग्राम मिलेगा आपको पेज नंबर 14 के ऊपर. आप देखेंगे पेज नंबर 14 पर फर्स्ट डायग्राम मोएट का. इस सिस्टम में, इस मेथड में या तो कोई एनिमल या जो ह्यूमन बीइंग है वो वाटर सोर्स जो होते हैं या फिर जो कुआं जो होता है उसमें से पानी को खींच के बाहर निकालते हैं. ओके, उसके बाद सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में. ए पुली सिस्टम इज अ यूजफुल लेफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि पानी निकालने का एक सिस्टम है, कुएं से पानी निकालने का. सेकंड इज चेन पंप. चेन पंप का भी आपको डायग्राम मिलेगा. इसमें एक चेन लगी होती है 2 पहियों के बीच में, 2 व्हील के बीच में, और उस चेन के ऊपर बकेट्स अटैच होते हैं. और जो खाली बकेट्स जो होते हैं ना, एम्पैटी बकेट्स, वो वाटर सोर्स में डीप होकर फुलफिल होकर आते हैं ऊपर, और फिर इनको एग्रीकल्चर फील्ड में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इस वाटर को. इट कंसिस्ट ऑफ द पंप हैविंग एंडलेस चेन रनिंग ओवर ए ड्रम और ए व्हील बाय which it is moved and water is raised. Okay. नंबर 3 इज ढेकली. ढेकली का डायग्राम नहीं दे रखा, आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो ढेकली क्या होती है. ढेकली एक लकड़ी का पाइप होता है, वुडन पाइप टाइप, जिसको हिलाते हैं जैसे हैंड पंप होता है ना वैसे, और उस ऊपर नीचे करने पर उसमें जो वाटर हो ना वो पुल होता है, ऊपर की तरफ आते रहता है. तो ये भी एनिमल के थ्रू और ह्यूमन बीइंग के थ्रू वर्क करता है. एंड नंबर 4 जो है वो हमारा है राहत. राहत क्या होता है, इसका भी डायग्राम नहीं दे रखा है. राहत मैं बता देता हूँ कि राहत जो होता है उसे एक बड़ा सा पहिया होता है. जैसे अपन ने अभी चेन पंप की बात की थी, चेन पंप में 2 पहिए या फिर 2 ड्रम होते हैं, उस पर एक चेन लगी होती है और चेन पे बकेट होती है. लेकिन जो राहत होता है ना, उस पर एक बड़ा सा पहिया होता है, बहुत बड़ा पहिया. पहिए पर छोटे छोटे से बकेट्स लगे होते हैं. वो बकेट्स जो है वो एम्पटी बकेट्स जाते हैं, फुलफिल होते हैं वाटर सोर्स से और फिर वापस बाहर आते हैं. तो इसे हम कहते हैं राहत. ओके, ये ट्रेडिशनल मेथड जो थे हमारे पास है मॉडर्न मेथड. और मॉडर्न मेथड भी हमारे पास 4 टाइप के मॉडर्न मेथड है. फर्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, और ड्रिप इरिगेशन का डायग्राम मिलेगा डायग्राम नंबर 3 पेज नंबर 14 पे. ड्रिप इरिगेशन, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड होता है ना, उस पर एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन की जाती है, और इस अंडरग्राउंड पाइपलाइन पर एक प्रॉपर डिस्टेंस पर, एक रेगुलर डिस्टेंस पर छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं. और होल्स जो है ना वो प्लांट्स की रूट्स के पास में किए जाते हैं. जहाँ जहाँ पर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के पास पास में छोटे छोटे से होल्स कर दिए जाते हैं. ओके, इस वजह से क्या होता है कि एक प्रॉपर वाटर सप्लाई होती है रूट्स को, और वाटर का जो इवोपरेशन जो होता है ना, प्रिवेंट इवोपरेशन, इसे आप अंडरलाइन करेंगे, वो बहुत कम हो जाता है. इवोपरेशन कम हो जाता है. सेकेंड इज फ्लूडिंग जो होती है ना, वो भी कम हो जाती है, यानी पानी फालतू में नहीं बहता है. और दूसरा उसका वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में पानी उड़ जाता है, इवोपेशन, वो भी कम हो जाता है. 2 फायदे हैं, 2 एडवांटेज है इस ड्रिप इरिगेशन के. और इस ड्रिप इरिगेशन के बाद अगला जो सिस्टम है वो है स्प्रिंकल सिस्टम. लेकिन हाँ, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे. ड्रिप इरिगेशन में ये जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, गार्डन में जो ट्री और प्लांट्स होते हैं, उनके लिए ये ड्रिप इरिगेशन बेस्ट होता है. नेक्स्ट जो हमारा वो स्प्रिंकल सिस्टम है. स्प्रिंकल सिस्टम का भी आपको डायग्राम मिलेगा. ये स्प्रिंकल सिस्टम का डायग्राम बना रखा है. और स्प्रिंकल सिस्टम से जो हमारी इरिगेशन होता है ना, सिंचाई होती है, बिल्कुल नेचुरल जो बारिश होती है ना, नेचुरल रेन जो होती है रेनी सीजन में, उस टाइप का ही इरिगेशन होता है. स्प्रिंकल सिस्टम में एक मेन पाइपलाइन होती है जो ये आ रही है. इस मेन पाइपलाइन पर एक परपेंडिकुलर पाइप लगा दिया जाता है. इस परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर एक नोजल लगाई जाती है. इस नोजल में ये सिस्टम होता है कि ये पानी को चारों तरफ घुमाता है, राउंड एंड राउंड चारों तरफ रोटेट करता है, और इसमें हाई प्रेशर से जो है वो पानी सप्लाई होती है. ओके, और ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ये वाटर सप्लाई हो रही, बिल्कुल रेनी सीजन में बारिश होती है, बिल्कुल वैसे ये नोजल रोटेट हो रहे चारों तरफ. मेन पाइपलाइन पर जो परपेंडिकुलर पाइप लगे हुए उस पर जो नोजल लगी हुई वो रोटेट होती है, और हाई प्रेशर से इसमें पानी आता है. बिल्कुल
or it get sprinkle on the crop like rain. It is useful for sandy soil which cannot retain water. Okay, फ्यूरो इरिगेशन में जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं उसमें एक रिजिड्स बनाए जाते हैं और एक फ्यूरोज बनाए जाते हैं. अब आप कहेंगे ये रिजिड्स क्या होते हैं, फ्यूरोज क्या होते हैं. इस डायग्राम में आप देखेंगे ये एग्रीकल्चर फील्ड है जहाँ पर क्रूप्स लगी होती है ना. उस क्रूप्स में मिट्टी जो थोड़ी जमीन के लेवल से जो लेवल है उसका सोयल का लेवल थोड़ा ऊंचा होता है और जो पानी वाटर सप्लाई की जाती है उसका जो लेवल है थोड़ा नीचा होता है. तो इस जो ये नाली बनाई जाती है, ये जो एरिया होता है ना वाटर सप्लाई का, इसे हम कहते हैं फ्यूरो और इसे हम कहते हैं रिजिड्स. ओके, रिजिड्स पर क्रूप्स लगी होती है और फ्यूरोज में वाटर सप्लाई होती है पंप के थ्रू. ओके, तो द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू रिजिड्स एंड फ्यूरो. व्हाट इज द रिजिड एंड फ्यूरो मैंने आपको बता दिया. प्लांट्स आर ग्राउंड ऑन रिजिड्स एंड वाटर फ्लो इन द फ्यूरोज थ्रू ए पंप. नंबर 4 इज ए बेसिन. ओके, मॉडर्न मेथड का नंबर 4 जो है वो हमारा बेसिन इरिगेशन. बेसिन का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें छोटे छोटे से स्क्वायर ब्लॉक बना दिए जाते हैं और उन स्क्वायर ब्लॉक के अंदर पानी भर दिया जाता है और फिर उसमें एग्रीकल्चरिंग और कल्टीवेशन किया जाता है. तो ये जो इरिगेशन है ये उस एरिया में किया जाता है, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में किया जाता है जब पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. तो बड़े बड़े से ब्लॉक बना रखे हैं, स्क्वायर ब्लॉक और उसमें पानी भरे, इन्हें हम बेसिन कहते हैं. और यहाँ जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है उन एरिया में बेसिन इरिगेशन किया जाता है. वाटर लॉगिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं बार. आपने अभी तक पढ़ा है कि इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन हमने किया. अब आप सोचिए कि इरिगेशन जितनी क्वांटिटी में वाटर रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, क्रॉप्स को, अगर हम उससे ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं तो वो पानी भरा रहेगा ना उस प्लांट्स के रूट्स के चारों तरफ, स्टेम के चारों तरफ, और वो प्लांट्स के चारों तरफ जब पानी भरा रहेगा धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आने पर, एरिएशन होने पर वो जो साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्लांट के चारों तरफ एक साल्ट की लेयर बन जाएगी और ये जो होता है हार्मफुल होता है उस प्लांट्स के लिए. ओके, तो जब इरिगेशन हद से ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो प्लांट के चारों तरफ एक साल्ट की लेयर बन जाती है जिस वजह से उसकी रूट्स को एरिएशन नहीं मिल पाता, एयर नहीं मिल पाती है, सनलाइट जो है वो प्रोवाइड ज़्यादा नहीं हो पाती है. इस वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाती है. तो वाटर लॉगिंग का मतलब यही होता है कि इफ एक्सेसिव इरिगेशन इज डन, वाटर एक्यूमुलेटेड अराउंड द प्लांट एंड कॉजेज डैमेज बाय डिक्रीजिंग द एरिएशन एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट. साल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और एरिएशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है. वीडिंग में एक वर्ड आता है वीड. वीड्स का मतलब क्या होता है, जो क्रॉप्स हम सोइंग कर रहे हैं और कल्टीवेशन कर रहे हैं सीड का, प्लांट्स का, क्रॉप्स का, तो वहाँ क्रॉप्स के साथ में एक अनवांटेड और अनडिस्क्राइब्ड जो प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं और उनको हटाना, उनको रिमूव करना वीडिंग कहलाता है. तो वीड्स का मतलब हुआ अनडिस्क्राइब्ड प्लांट ग्रोइंग नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड्स. कुछ एग्जांपल है जिसमें आप इसे अंडरलाइन करेंगे. चिनोफाइल को एक वीडिंग हो, ये एक वीड्स होता है और एक है अमारंथस. चिनोफाइल पे भी क्वेश्चन बनता है और अमारंथस पे भी क्वेश्चन बनता है. आपको दो एग्जांपल पता होने चाहिए. अनडिस्क्राइबल प्लांट ग्रोइंग नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर नोन एज वीड्स. अ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग. इसे आप अंडरलाइन करेंगे. वीडिंग इज अननेसेसरी. ओके, सॉरी, वीडिंग इज नेसेसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? आप समझिए कि कोई क्रॉप जो आपने सोइंग की है, कल्टीवेट की है, उसके साथ में कोई वीड्स अगर उग जाती हैं, वीड्स अगर ग्रोथ कर रही हैं, तो क्रॉप्स की जो एयर होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होती है, सनलाइट्स होती है, उसको वीड्स कंज्यूम करेगा और उस वीड्स और क्रॉप के बीच में कंपटीशन होगा. ओके, तो इसलिए इसको रिमूव करना बहुत नेसेसरी हो जाता है. Weeding is necessary because weeds compete with crop plant and space, light and nutrients and thus affect the growth of crop plant. They can also be toxic to plant or animal and may interfere in harvesting. जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे ना, हार्वेस्टिंग का मतलब होगा कटिंग करना. जब
मैच्योर हो जाएंगी, हमारी जो क्रूप मैच्योर हो जाती तब हम उसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करेंगे तब अगर हम वीडिंग नहीं करेंगे तो वो बीड्स की भी कटिंग और हार्वेस्टिंग साथ में हो जाएगी। ओके, इस वजह से इसको हम रिमूव करते हैं। और इससे आप अंडरलाइन करेंगे वीडिंग शुड ऑलवेज डन बिफोर द बीड्स प्रोड्यूस फ्लावर, कि जब फ्लावर नहीं आते हैं उससे पहले, क्रूप्स की फ्लावर नहीं आने से पहले वीडिंग करना जरूरी होता है। अब वीडिंग के क्या क्या मेथड होते हैं। ओके, तो मेथड नंबर 1 इज टिलिंग। टिलिंग अपन जानते हैं। टिलिंग में क्या होता है, जब हम प्लोविंग करते हैं ना, प्लोविंग और टिलिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। टिलिंग मतलब होता है कि आपको जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको रिवर्स करना, उसको पलटना, है ना, उसको मिक्स करना, उसको प्लोविंग करना। एंड सेकेंड इज ए मैनुअल मेथड। जो मैनुअल मेथड होता है वो क्या होता है देखना, वीड कैन बी रिमूव आइदर बाय पुलिंग them out manually or with the help of harrow or trowel। ट्रोवेल और हैरो के थ्रू हम इनको रिमूव कर सकते हैं। अब ये ट्रोवेल और हैरोज क्या होते हैं, ये डायग्राम आपको यहाँ मिलेंगे। ये वीडिंग को रिमूव करने इन खुरपी के द्वारा, खुरपी, खुरपा और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हमारा ट्रोवेल हो गया, ये हमारा हैरो हो गया, इनके थ्रू हम इनको रिमूव करते हैं वीडिंग्स को, अनवांटेड प्लांट को, अनडिस्क्राइब्ड प्लांट्स को, अनडिस्क्राइब्ड फ्रूट्स को। एंड नंबर 3 इज केमिकल मेथड, सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसमें आपको क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। पहला आप इसे अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप अंडरलाइन करेंगे। वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल। कौन कौन से जो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को रिमूव करने में यूजफुल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीडिसाइड। जैसे 2,4-D हो गया, मेटाक्लोर हो गया, सीजियानिन हो गया, MCPBA हो गया, MCPA, ओके, एटसेट्रा। इन्हें हम वीडिसाइड कहते हैं। और इन वीडिसाइड का यूज कैसे करते हैं, ये पाउडर फॉर्म में मिलते हैं मार्केट में। इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है और वाटर में डिजोल्व करने के बाद इनको एग्रीकल्चर फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है। और इनकी जो स्प्रेइंग है, इनको जब हम स्प्रे करते हैं, कब करते हैं, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। स्प्रे बिफोर द वीड स्टार्टिंग फ्लोविंग एंड सीड फॉर्मेशन। जब सीड फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है, फ्लोविंग स्टार्ट नहीं हो जाती, उससे पहले हम इनकी स्प्रेइंग करते हैं। देखेंगे कि इंसेक्टिसाइड्स की जो स्प्रेइंग हो रही है, इनका स्प्रे किया जा रहा है, वो किस टाइप से होता है। ये हमारे क्रूप्स और प्लांट्स जो है उनके लीव्स के ऊपर ये इंसेक्टिसाइड्स जो है और जो वीडिंग्स होती है वो किस प्रकार से की जाती है, स्प्रे के थ्रू, केमिकल मेथड के थ्रू। ओके, तो देखेंगे ये कुछ केमिकल्स आते हैं, इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है और फिर इनकी स्प्रेइंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रूप प्रोटेक्शन। टू इंश्योर ए गुड यील्ड, क्रूप शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम स्ट्रेल एनिमल, बर्ड्स एंड पेस्ट। कि अगर आपको अच्छी क्वांटिटी में अगर आपको क्रूप चाहिए तो आप उस क्रूप को बर्ड से, पेस्ट से और एनिमल से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो मेथड ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट इज फेंचिंग ऑफ द फील्ड कैन बी डन टू प्रोटेक्ट क्रूप फ्रॉम स्ट्रे एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं, जो चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं, घूमने फिरने वाले जो आवारा जो एनिमल्स होते हैं ना, उनसे क्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है उनके चारों तरफ फेंचिंग की जाती है। फेंचिंग का मतलब उसकी बाड़ की जाती है, उसको कवर किया जाता है। जैसे उसके चारों तरफ नेट लगा दी जाती है, जो आयरन नेट होती है, जाली, या फिर तार लगा दी, जो आयरन वायर होते हैं वो बांध दिए जाते हैं। और भी कई सारे मेथड होते हैं, इन्हें हम फेंचिंग कहते हैं, मतलब बाड़ करना। सेकंड मेथड इज यूजिंग ए स्केरक्रो एंड बीटिंग ड्रम एज ए इफेक्टिव मेथड टू प्रोटेक्ट द क्रूप फ्रॉम द बर्ड्स। कि आपको क्रूप्स को अगर बर्ड से बचाना है, बर्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो आप एक स्केरक्रो लगा दीजिए। एक जो डायग्राम में आपको मिलेगा, स्केरक्रो मतलब इस प्रकार से कुछ डरावने जो स्टेच्यू है वो बना दिए जाते हैं, ताकि जो बर्ड्स है वो अगर
एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उनको लगे कि कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है या फिर कोई डरावनी चीज़ पड़ी हुई है, तो वो बर्ड्स जो है वो नहीं आएंगे। और सेकंड, आप एक ड्रम्पिंग लगा दीजिए, बीटिंग ड्रम्पिंग। कुछ ड्रम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली जब हवा चलती है ना, एयर फ्लो के अकॉर्डिंग वो बजते हैं डम 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 डम। तो जो एयर है वो से ड्रम आवाज करेंगे तो उस आवाज से बर्ड्स नहीं आएंगे। थर्ड इज ए क्रूप प्लांट आर ऑलवेज प्रोन टू फंगल बैक्टीरियल वायरल डिजीज, ट्रीटिंग द सीड विथ फंगिसाइड एंड स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड। जो हम पढ़ चुके हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, फंगाइज होती है और बहुत सारे जो वायरस डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, उनसे बचाने के लिए क्रूप में आपको पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फंगिसाइड का स्प्रे हम क्यों करते हैं, से ट्रीट हम क्यों करते हैं, फंगस ना लगे। इंसेक्टिसाइड का हम ट्रीटमेंट क्यों करेंगे, उसकी स्प्रेइंग क्यों करेंगे, स्प्रेइंग क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें इंसेक्ट ना लगे। पेस्टिसाइड, उसमें पेस्ट ना लगे, किस वजह से। अब आप कहेंगे पेस्ट क्या होता है सर। पेस्ट इस टॉपिक में मिलेगा नंबर 4 में, जिसको आप अंडरलाइन करेंगे कि जो रोएंट्स होते हैं, हमारे माउस, चूहे जो होते हैं ना, बहुत जंगली चूहे जो खेतों में होते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट कोजिंग डैमेज टू क्रूप आर नोज। जो बर्ड्स, इंसेक्ट और रोएंट्स जो है क्रूप को डैमेज करते हैं, उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। नंबर 5 पॉइंट इज ए पेस्ट कैन कंट्रोल। इस पेस्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, तो हमारे पास एक डाइल्यूट पेस्टिसाइड जो होता है उसकी स्प्रेइंग की जाती है, जो मैंने भी आपको एक वीडियो में बताई थी। जैसे एक BHC होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एक होता है मेलाथियोन, एक होता है पॉलीथियोन, इनकी स्प्रेइंग की जाती है। नंबर 6 पॉइंट आउट ऑफ 7 इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करते हैं, जब मैच्योर हो जाती है प्लांट्स और क्रूप, तब हम उसकी कटिंग करते हैं और फिर हम उनको इकट्ठा करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, तो हार्वेस्टिंग और कटिंग की जाती है, एंड गैदरिंग यानी इकट्ठा किया जाता है। और क्रूप, किसको, क्रूप को कब किया जाता है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ए क्रूप अपॉन इट्स मैच्योरेशन इज नोन एज हार्वेस्टिंग। इसे आप अंडरलाइन करेंगे। ए क्रूप गेट रेडी टू हार्वेस्टिंग इन अबाउट 2-3 मंथ। की हार्वेस्टिंग कब की जाती है, जब क्रूप 2 या 3 तो क्रूप जो 3 और 4 मंथ की हो जाती है, 3 to 4 मंथ में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली विथ सिकल। हार्वेस्टिंग हम सिकल से कर सकते हैं, और विथ ए मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। सिकल से हम उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, और हार्वेस्टर से भी कर सकते हैं। जो मशीन यूज में आती है ना कटिंग के लिए, उस मशीन को हम कहते हैं हार्वेस्टर। पढ़ेंगे कि क्या होती है। इस पेज में सबसे ऊपर एक मशीन दे रखी है, थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसर, वो हम पढ़ेंगे थ्रेसिंग में। और सिकल क्या होता है, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कटिंग करते हैं क्रूप की, जिसे हम कहते हैं सिकल। ओके, थ्रेसिंग की बात करते हैं। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग सेलुलर प्लांट इन द ऑर्डर ऑफ सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो। जो स्ट्रो होते हैं ना, उनसे दानों को अलग करना। अनाज जो होते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनको उस क्रूप के अदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे फालतू का जो कचरा होता है जो हम यूज में नहीं ले सकते, एनिमल्स के लिए तो यूज में आएगा लेकिन हमारे लिए यूज में नहीं आएगा, उनसे सेपरेट करना है दानों को, उनको, उनके सीड्स को। इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ओके, थ्रेसिंग कैन बी डन इज मैनुअली और विद ए थ्रेशर। एक मैनुअली और विद थ्रेशर। थ्रेसिंग या तो मैनुअली भी होती है या हम थ्रेशर के थ्रू भी कर सकते हैं। मैनुअली में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें जो वीमन है वो थ्रेसिंग कर रही है, बीजों को हवा में उछाल रही है, और बीज की कुछ ना कुछ वेट होता है, तो वो तो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और उसमें जो स्ट्रो होता है ना, उसमें स्ट्रो को हम कहते हैं भूसा या जो कचरा होता है, वो थोड़ा लाइट होता है ना, वो हवा में उड़ जाता है। तो ये एक मैनुअल विंडरोलिंग होगी या थ्रेसिंग होगी। विंडरोलिंग भी वही चीज होती है, फार्मर विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड टू द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द शेफ।
चैप, चैप मीन्स होता है भूसा जो एनिमल्स को डाला जाता है। जो वेस्टेज होता है ना, जो क्रुप से अपन सीड और फ्रूट्स निकाल देते हैं और बाकी बचा हुआ जो मटेरियल होता है वो होता है भूसा, चैप, बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन जो है मार्क करेंगे। ए कॉम्बाइन इज ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। हार्वेस्टिंग का मतलब आप समझ गए कि कटिंग करना और गैदरिंग करना, और थ्रेशर का मतलब होता है कि उसको थोड़ा प्रोसीजर करना है कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो रिमूव करना, निकालना, और बाकी जो भूसा है, स्ट्रो है या अनवांटेड जो चीज़ें हैं जिनका अदर यूज़ है उनको अलग करना। ये हमारी होती है थ्रेशिंग। और एक मशीन होती है जो हार्वेस्टिंग भी करती है, यानी कटिंग भी करती है, थ्रेशिंग यानी कि उसको डेवलप भी करती है। या आप देखेंगे कॉम्बाइन मशीन जो है वो कैसे वर्क करती है। यहाँ इनकी हार्वेस्टिंग हो रही है क्रूप की, ओके, और फिर यहाँ अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, थ्रेसिंग हो रही है इस मशीन के अंदर, और यहाँ पर आपको ग्रेन्स मिल रहे हैं, आपको सीड्स मिल रहे हैं, प्रोडक्शन मिल रहा है। इस मशीन को हम कॉम्बाइन कहते हैं, ओके।